हर्षवर्धन जी, ठीक है, मैं लौटता हूं, मैं सुशील जी में लौटता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन सवाल यह है कि जब हम नेपाल के हिंदू राष्ट्र की पुनर्बहाली के तौर पर देखने की मांग करते हैं या बात करते हैं तो आपत्ति दर्ज की जाती है हमारे पैनल के द्वारा। सवाल ये कि ये मांग हमारी नहीं है। नेपाल में आप देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जेनजीज हैं, वो भी नेपाल के हिंदू राष्ट्र की पुनर्बहाली के तौर पर होने की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो ये आवाज हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए नेपाल को एक बार फिर से, ये आवाज तो नेपाल से उठ रही है। देखिए अनुराग जी, बड़ी मुश्किल ये है कि किसी भी देश की, और नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी भी देश की जो मूल संस्कृति है उसको नष्ट करना ये कम्युनिस्ट आइडिया है। किसी भी देश की, ऐसा नहीं है कि वो कोई हिंदू देश हो, किसी भी देश में जाते हैं तो सबसे पहले संस्कृति नष्ट करने की बात होती है। सवाल ये है कि क्या राजशाही के समर्थन की बात हम लोग कर रहे हैं? कतई नहीं कर रहे। हम लोग ये बात कर रहे हैं नेपाल की जो मूल संस्कृति है और जिसमें हिंदू रूट्स हैं वो वापस होना चाहिए। जब हम पशुपतिनाथ की बात करते हैं, जब हम वहां के रिश्ते भारत से कहते हैं तो उसके मूल में हिंदू रूट है। जब हम राम जानकी की बात करते हैं तो उसके मूल में हिंदू रूट्स हैं। अब सवाल यह है कि ये जो कुछ हुआ, क्या भ्रष्टाचार, इसको सिर्फ हम प्लेन वनीला एनालिसिस कर दें कि नहीं नहीं ये तो भ्रष्टाचार हो गया था, इसको किसी आइडियोलॉजी से मत जोड़िए। ये जितने लोग हैं, और मैं इसको थोड़ा और, जो राकेश जी ने कहा बहुत दुरुस्त बात कही, मैं उसको थोड़ा और चिन्हित कर देता हूं। जितने कम्युनिस्ट हैं ये सब के सब जेएनयू छाप कम्युनिस्ट थे, और ये सब वही हैं जो भारत में भी अप्रासंगिक हो गए। ये तो बंदूक उठा ली, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, यानी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा, ये देशद्रोही थे। और या जब ये चुनाव में भी रहे तो आप देखिए देश से इनका सफाया हो गया। क्यों? क्योंकि वो कहा जाता है ना कि बारिश कहीं और होती थी, छाता दिल्ली में खोल लेते थे। तो इनकी समस्या दूसरी है। और फिर मैं कह रहा हूं ये आंदोलन हुआ, निश्चित तौर पर हर देश में होता है, भारत में भी इसी तरह का भ्रष्टाचार, इसी तरह के नेपो बेबी, इसी तरह के नेपो किड्स। और जरा पूछिए ना, ठीक है हर पार्टी में भ्रष्टाचारी नेता है, हर पार्टी के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन जरा 2004 से 14 का समय याद कीजिए। 2011 से 14 क्या हुआ था? भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे देश का नौजवान आया था, उसको जेन जी नहीं कहने की जरूरत पड़ी थी। वो सिर्फ 13 से 28 वाला नहीं था, घनश्याम जी भी भ्रष्टाचारी सरकार जी। और नरेंद्र मोदी वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। इसको जरा अच्छे से समझिए। जो लोग ढाका, कोलंबो और काठमांडू दिल्ली में लागू करना चाहते हैं, दिल्ली अपनी राह चल रहा है, भारत दुनिया के लिए उदाहरण है। हम लोकतंत्र के तरीके से वोट से सत्ता बदलते हैं। ये बंदूक की गोली से क्रांति हमारे यहां नहीं चल पाती है। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी, अब कहिए अपनी बात, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। 13,000 करोड़ चंदा जमा करके पूंजीपतियों से 10 साल में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। मतलब इससे बड़ा जोक देश के साथ कुछ हो नहीं सकता है। जहां पर अमेरिका कह रहा है कि अडानी जी के ऊपर मुकदमा कीजिए, तो भारत सरकार अभी तक समन नहीं दे पाई है, और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। देखिए, मुद्दे पर रहते हैं। किसी की चापलूसी कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार पे इस सरकार में किसी की चापलूसी नहीं की जा सकती। जिस तरीके से सर से पांव तक महंगाई है, आज भारत में बेरोजगारी है, और भ्रष्टाचार में इनके अलग अलग सरकारें डूबी हुई हैं। मणिपुर में 3 साल से देश के प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर पाए हैं कि वो जाकर के वहां पे लोगों से बात कर सके। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, अनलेस वो अपने आंख पर पट्टी बांध ले और सोचने की क्षमता कम कर दे। जहां तक नेपाल की बात है, भारत को सतर्क रहना है। वहां पे जिस तरह की अराजकता है, जिस तरीके से वहां से कैदी निकल के आ रहे हैं, कोई कहीं से अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए कोई कहे कि भारत का इसके में रोल है, भारत को इसका सटीक जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि इस समय विदेश नीति के तौर पर भारत की जो भूमिका है वो अलग अलग जगह पर खंडित दिखाई दे रही है। ऐसे में नेपाल कम से कम भारत का लंबे समय से सवाल है, आपको विदेश नीति अलग अलग मोर्चों पर खंडित दिखाई दे रही है। इस पर मैं संतेश सिंह से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी बात पर कुछ हर्षवर्धन त्रिपाठी कहना चाह रहे हैं। मतलब घनश्याम तिवारी ने पढ़ाई लिखाई एकदम बंद कर दी है, और समाजवादी पार्टी की चापलूसी में कौन सा धंधा करते थे, व्हाइट हाउस बनता चला गया। और कितनी बेरोजगारी दर है भारत में, जरा बताइए, दर्शकों को बताइएगा। चापलूसी नहीं करते हो तो बताइएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपकी बेरोजगारी दिखाई दे रही है, आप ठीक से बात कीजिए। मैंने आपको न चापलूस कहा न मैंने कहा कि 13,000 करोड़ का चंदा। तो पीछे का मेन मकसद था अटैक करने का, आग लगाने का, जलाने का, वो यही था। आपने एक बहुत अच्छा सवाल शुरू में पूछा था, विदेश नीति के फ्रंट पे जो चर्चा हो रही थी, चूंकि मैं फॉरेन पॉलिसी का नहीं, अभी भी घनश्याम तिवारी जी ने कहा कि कई मोर्चों पर विदेश नीति जो है वो खंडित है। IR का प्रोफेसर हूँ, IR ही पढ़ाता रहता बच्चों को। तो जहां तक मेरी समझ है,
मैं नहीं कह रहा हूं कौन सी गवर्नमेंट ने कितने परसेंटेज तक काम किया और कितना हमारी प्रेजेंस थी, लेकिन बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मेरे पास है। मुझे लगता है पूरा सोल निकल जाएगा बताने में कि किस तरह से पिछले 10 साल में पूरा डायनामिक्स चेंज हुआ है। आप देखिए कई बार हम बात कहते हैं खंडित हो गई। चलिए मैं घनश्याम जी की बात को ही लेता हूं। खंडित होने के पीछे का उद्देश्य क्या है, रीजन क्या है, आप समझने की कोशिश करिए। आप जैसे जैसे ताकतवर बनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, वो देश जो आज तक आपको पीछे घुमा रहे थे वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। जैसे यूएस कोशिश करता रहा कि इंडिया हमारे पीछे, हमारे ब्लॉक में रहे, तो उसे लेकिन खंडित भारत नहीं कभी माना नहीं खड़ा हुआ। चाइना के साथ सेम स्थिति, जैसे एससीओ समिट में आप बोले वहां पे भारत गया या बीजेपी गई, वहां पे अपना जो है लॉबिंग कर रही है, उनके पीछे घूम रही है। तो बात ये नहीं है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार विरोधियों के साथ बैठकर भी अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हम कमजोर हो गए बिल्कुल नहीं है, या हम किसी के पिछलग्गू हो गए, ये भी नहीं है। जब हम ताकतवर होते हैं तो अक्सर अकेले खड़े नजर आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम अकेले हैं। जी ठीक, पाकिस्तान मतलब ढूंढ रहा था। जी न्यूज़।